हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड मैं क्लास 12th के लिए जो आईएससी का स्पेसिमेन सैम्पल पेपर था उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चंस। बहुत दिनों से बनाने का प्लान चल रहा था बट बिकॉज आई वाज वेरी बिजी तो नहीं हो पाया, बट स्टिल स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 है, कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम फाइंड इट्स हाइट। तो कह रहा है एक कोन इंस्क्राइब्ड है एक स्फीयर में जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमाइज। तो यहां पे हमको मैक्सिमाइज करना है कोन के वॉल्यूम को। सो यहां पे देखिए, सबसे पहले हमने इसका एक फिगर बनाया, एक स्फीयर बना लिया, इस स्फीयर के अंदर एक कोन बना लिया हमने। ओके, और इस कोन में हमने इसका कुछ नामकरण कर दिया। ठीक है, ऊपर जो है वो है ए, नीचे बी एंड सी। सो ए बी सी हमने एक यहाँ पे इसको नामकरण कर दिया है। नाउ सिंस द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन टू बी 12, सो इफ द पॉइंट ओ इज अज्यूम्ड टू बी एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सो यहां से अगर इसको हम लोग ए पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, ओ ए विल बी द रेडियस दैट इज 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली ओ सी विल ऑल्सो बी द रेडियस दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ये यहां से रेडियस आ गया। अब हमको यहां पे मैक्सिमाइज किसको करना है? यहां पे हमको मैक्सिमाइज करना है टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन का हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया और यहां पे ले लिया कि लेट द रेडियस ऑफ कोन बी आर एंड हाइट h। तो रेडियस जो कोन की है वो r के बराबर ले ली और हाइट जो है वो h के बराबर ले ली। नाउ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमको ऑलरेडी पता है। अब ये है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है। नाउ क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करना है, नाउ इट इज इन 2 वेरिएबल, सो आवर ड्यूटी इज टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल वेरिएबल। नाउ हाउ टू डू दैट? फॉर दैट वी हैव टेकन ट्राइंगल OBC। अब ये OBC ट्राइंगल जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट B। सो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब देखो, पूरे कोन की हाइट हमने h के बराबर मान ली है। अगर पूरी कोन की हाइट h के बराबर है, AB इज द हाइट। ओके, नाउ AO इज 12, सो OB कितना हो जाएगा? OB हो जाएगा भाई, टोटल हाइट h है, h में से 12 माइनस कर दो, सो दिस OB विल बी h माइनस 12। दिस OC इज द रेडियस 12, सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। तो BC की वैल्यू हमारी निकल सकती है विच इज बेसिकली द रेडियस। तो हमने यहां से निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सो यहां से आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस h माइनस 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास। फिर h माइनस 12 का होल स्क्वायर हमने यहां से ओपन अप कर दिया, सो r स्क्वायर आ गया 12h माइनस h स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन r एंड h। अब हमको क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना था, सो फॉर दैट हमने r स्क्वायर को की जो वैल्यू है वो यहाँ इन टर्म्स ऑफ h वो हमने डायरेक्टली पुट कर दी इन द वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम पे फॉर्मूले पे पुट करने के बाद वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी 24h माइनस h स्क्वायर इनटू द हाइट h। नाउ इस h को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, सो दिस विल बी 1/3 पाई 24h स्क्वायर माइनस h क्यूब। सो दिस h गेट्स मल्टीप्लाइड इनसाइड द ब्रैकेट। सो दिस इज आवर फंक्शन, वॉल्यूम फंक्शन विच इज इन द सिंगल वेरिएबल h। So now we can differentiate it easily in terms of h. So differentiating volume with respect to h, we get dv by dh as 1/3 pi। अब देखो 24h स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 48h माइनस h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर। और क्योंकि ये हमारा हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो कहता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और उसको इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो इक्वल टू 0 रख दिया ताकि हमको टर्निंग पॉइंट पता चल जाए, h की वैल्यू आ जाए। तो जब इक्वल टू 0 रखा तो ये 1/3 पाई कांस्टेंट है, दूसरी तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 48h इज इक्वल टू 3h स्क्वायर को राइट साइड ले गए, सो ये हो गया माइनस 3h स्क्वायर था, ये हो गया प्लस 3h स्क्वायर। सो यहाँ से हमने अगर h की वैल्यू निकालनी है तो h की वैल्यू आ गई अपनी 16। क्वाड्रेटिक थी, फैक्टराइज किया और h की वैल्यू आ गई 16 या फिर 0। अब 0 हो नहीं सकती थी। देखिए यहाँ पे हमने कैंसिल आउट नहीं किया है, तो एग्जाम में याद रखिएगा कैंसिल आउट ना कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी दो वैल्यूज आती हैं और वो कैंसिल आउट करने पे एक फैक्टर गायब हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको लेफ्ट साइड पे ले जाके फैक्टर्स को अलग अलग कर लिया है। ऑल्दो एक ही आंसर आया बट स्टिल दो आ सकते थे। ठीक है, सो h की वैल्यू आ गई अपने पास 16 और 0 को निगलेक्ट कर दिया, 0 हाइट पॉसिबल नहीं है। तो अगर h 16 है तो r कितना होगा? तो हमने देखो r की वैल्यू निकालनी, r में हमने जो r था, देखो r निकाला था इन टर्म्स ऑफ h, r स्क्वायर इज इक्वल टू 24h माइनस h स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू रख सकते हैं? h की वैल्यू रख सकते हैं, हमको r स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। बट क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा ही नहीं था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था? देखिए क्वेश्चन में कह रहा था
कि इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम फाइंड इट्स हाइट। तो सिर्फ हाइट पूछी थी इसलिए हाइट पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, रेडियस नहीं पूछा था तो रेडियस को छोड़ दीजिए, गोली मारिए, ठीक है। सो हाइट आ गई अपनी 16 के बराबर। अब वॉल्यूम मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, इसके लिए हमको दोबारा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जहां हमने यहाँ पे दिस वाज द सेकंड इक्वेशन, जब हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया था। सो ये सिंगल डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 48h का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 48, और यहां से हो जाएगा -6h, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे अगर h की वैल्यू हम 16 रखें तो h की वैल्यू 16 रखने पे 16 इंटू 6 विल बी 96। अब 96 बड़ा नंबर है, 48 छोटा नंबर है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, विच मीन्स द डबल डेरिवेटिव ऑफ dv ऑफ वॉल्यूम इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि नेगेटिव है तो यही है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगी जब हाइट कितनी होगी भाई, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खुल जा भाई, खुल जा सिम, खुल गया, ओके। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी, और इस तरीके के क्वेश्चन 100% आना है, 6 नंबर का ही आएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑफ प्रोबेबिलिटी और 6 नंबर का आएगा। क्वेश्चन क्या है कि 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस दिए हैं ए बी सी। बॉक्स ए में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर कॉइन है, बॉक्स बी में 1 गोल्ड 2 सिल्वर कॉइन्स हैं, सी में तीनों के तीनों सिल्वर कॉइन्स है। कह रहा है अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। तो एक बॉक्स रैंडमली चूज किया जा रहा है और उसमें से एक कॉइन निकाला जा रहा है। कह रहा है इफ द कॉइन ड्रॉन इज ऑफ सिल्वर, तो अगर जो कॉइन ड्रॉ किया गया है अगर वो सिल्वर का है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स व्हिच हैज द रिमेनिंग 2 कॉइन्स आल्सो ऑफ सिल्वर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये उसी बॉक्स से निकाला गया हो जिसमें बचे हुए 2 सिक्के भी सिल्वर के हों। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब पता कैसे चलेगा, अब देखिए इसमें एक चीज ऑलरेडी हो चुकी है। क्या हो चुका है, पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन इफ द कॉइन ड्रॉन इज ऑफ सिल्वर। तो यहां पे ये चीज हो चुकी है, इफ द कॉइन ड्रॉन इज ऑफ सिल्वर। सो ये जो चीज हो चुकी है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको ए के बराबर लेते हैं। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सो देखिए कैसे करेंगे इसको। सो इसको करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अटक रहा है, अपने दिलों को थाम के बैठिए। और ये आ गया, बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर के फॉर्म में ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट किया ताकि समझ में आ जाए। सो ए में 2 गोल्ड हैं 1 सिल्वर है, बी में 1 गोल्ड 1 सिल्वर, सी में तीनों के तीनों सिल्वर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 कॉइन्स हो गए। नाउ अगर ए की बात करें, सो ए क्या है, ए इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या हो चुका है, मैंने अभी आपको बताया था द ड्रॉन कॉइन इज सिल्वर। तो जो हो चुका है उसको हम लोग हमेशा ए लेते हैं। सो द ड्रॉन कॉइन, जो कॉइन निकाला गया है वो सिल्वर का है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है इसलिए ये हो गया ए। नाउ इवन, इवन क्या है, इवन है द कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स सी। इवन क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो प्रोबेबिलिटी हमको किसकी निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी उस बॉक्स की जिसमें बचे हुए जो 2 कॉइन है वो भी सिल्वर के हैं। अब देखिए अगर एक कॉइन सिल्वर का निकाला जा चुका है और बचे हुए 2 कॉइन्स भी सिल्वर के, तो देखिए जो बॉक्स ए है उसमें तो एक ही सिल्वर का था, अगर एक निकाल लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब बॉक्स ए से नहीं निकाला गया। सिमिलरली बॉक्स बी में भी अगर एक कॉइन आप निकाल लेंगे तो 2 आपको सिल्वर के नहीं बचेंगे। ये कंडीशन सिर्फ किस में आएगी, जब हम लोग बॉक्स सी से निकालेंगे, क्योंकि बॉक्स सी से अगर एक हमने सिल्वर का निकाल भी दिया उसके बाद भी अपने पास 2 सिल्वर के और बचे हुए हैं। सो दैट मीन्स कि क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बताया, यहां पे थोड़ा सा घुमा के इनडायरेक्टली बताया है कि हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स सी। तो इसको हमने निकाल लिया, यहाँ पे इवन मान लिया। अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो देखिए 3 बॉक्सेस हैं, तीनों बॉक्सेस को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, 3 बॉक्सेस हैं तो तीनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 1/3 1/3। सो द कॉइन ड्रॉन इज फ्रॉम बॉक्स सी। तो बॉक्स सी से जो कॉइन निकाला गया इसको E1 मान लिया। E2 हो गया द कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, और E3 हो गया द कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स बी, ठीक है। सॉरी, तो ये तीनों अलग अलग बॉक्सेस से हमको जो कॉइन निकालने थे उसकी हमने तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद यहां पे देखिए जो हमने अपना बेस थ्योरम का फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला नीचे लिखा है P even बाई A।
सो P even by A मतलब probability of even when A has already occurred. So probability of even when A has already occurred. So यहाँ से हम लोग कैसे कर सकते हैं देखिए. So इसका जो थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो गया, हाँ ये रहा भाई, धीरे 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 धीरे, हाँ. सो ये हो गया अपना बेस थ्योरम का फॉर्मूला. P even by A is equals to P even into A by even अपॉन P even into A by even प्लस P E2 into A by E2 प्लस P E3 into A by E3. तो यहां से हमने P E1, P E2, P E3 निकाल लिया है. अब अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है P A by E1, A by E2 एंड A by E3. अब A by E1 का मतलब क्या है यहां से देखते हैं. सो A by E1 का मतलब है यहां से कि probability that the coin drawn is of silver given that it is drawn from box C. गिवन दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स सी. तो देखिए सी बॉक्स में सिल्वर के कॉइन कितने थे? सी बॉक्स में सिल्वर के कॉइन है 3. अब अगर एक कॉइन निकाला जा रहा है सिल्वर का तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भाई 100% प्रोबेबिलिटी है सिल्वर का ही होगा. अब तीनों ही कॉइन अगर सिल्वर के हैं तो जो भी कॉइन निकालेंगे वो हमेशा सिल्वर का ही तो आएगा. तो P A by E1 आ गया 100%. ठीक है. P A by E2. नाउ P A by E2 का मतलब क्या हो गया? P A by E2 का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन इज सिल्वर गिवन दैट इट इज टेकन आउट फ्रॉम बॉक्स A. तो बॉक्स A से अगर हम सिल्वर कॉइन निकालें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए बॉक्स A में कितना सिल्वर है? एक सिल्वर है और टोटल कॉइन्स कितने हैं? 3. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3. सो P A by E2 इज 1/3. सिमिलरली P A by E3 का मतलब हुआ probability that the drawn coin is silver given that it is taken out from box B. box B में सिल्वर कितने? 2. total coins कितने? 3. so probability 2/3. so we'll be substituting the values in the questions and हमारा final answer आ जाएगा 1/2. ठीक है. so this was question 14. अभी अपना क्वेश्चन 14 हो गया है खत्म. सो सेक्शन A अपना पूरा निपट गया है. नाउ लेट्स कम टू सेक्शन C फर्स्ट और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन B की. तो सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद सेक्शन बी की बात करेंगे. तो सेक्शन सी पहले देखते हैं और बी भी इसी वीडियो में देखेंगे. ठीक है. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तक जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे सेक्शन ए में थे. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से लेके आगे कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी में है और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सेक्शन सी में है. तो इस तरीके से सेक्शन बी जो है वो अगेन इज फॉर साइंस स्टूडेंट, सेक्शन सी इज फॉर कॉमर्स एंड साइंस. सेक्शन सी कोई भी दे सकता है, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, साइंस वाले भी दे सकते हैं, श्रद्धा के अनुसार स्वाद अनुसार अपने दे सकते हैं. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखे जाए सेक्शन सी में. सो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है और 1 वर्ड वाले कुछ क्वेश्चन है. 5 क्वेश्चन टोटल ऐसे हैं जो 54-58 के फॉर्म में है. ठीक है. वो बटोरने हैं अपने को ताकि अपना पूरा 100 रुपए बन जाए. सो क्वेश्चन नंबर 19 में अपने पास कह रहा है कुछ सब पार्ट्स हैं. उसमें सब पार्ट में कुछ में एमसीक्यू है, कुछ में डायरेक्ट आंसर देना. तो देखिए 19 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 100 - 4p. अब देखिए यहाँ पे x जो होता है वो होता है नंबर ऑफ यूनिट्स एंड p जो होता है वो होता है प्राइस. द क्वांटिटी एट विच MR इज 0. MR का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल का मतलब बताया था डिफरेंशिएट. रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू फंक्शन को. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट द रेवेन्यू फंक्शन एंड पुट इट इक्वल टू 0. बस ये करना है इस क्वेश्चन में. सो रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमको रेवेन्यू फंक्शन पता होना चाहिए. तो रेवेन्यू फंक्शन तो भाई हम निकाल ही सकते हैं यहां से डिमांड फंक्शन से. कैसे? ये डिमांड फंक्शन दिया है x इन टर्म्स ऑफ p, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे p इन टर्म्स ऑफ x. तो जब p इन टर्म्स ऑफ x करेंगे तो यहां से आ जाएगा p इज इक्वल्स टू 100 - x/4. नाउ रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय, रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू x, प्राइस इंटू द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. सो p को दैट इज 100 - x/4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100/4x - x²/4. ये हो गया हमारा रेवेन्यू फंक्शन. कह रहा था मार्जिनल रेवेन्यू 0 के बराबर है. तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया कि रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो. सो डिफरेंशिएटिंग द रेवेन्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब इसको डिफरेंशिएट किया 0 के बराबर रखा तो अपनी x की वैल्यू आ गई 50. सो x की वैल्यू आ गई 50. मतलब जो अपना आंसर था ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ था 50 के बराबर, तो ये आंसर आ गया 50. ठीक है. ये रहा. सो द क्वांटिटी एट विच MR इज 0, मतलब x की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए MR 0 होगा, दैट इज 50. फाइन.
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कह रहा है इफ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। अब देखिए अगर दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस की तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो भाई इसका डायरेक्ट आंसर है 0 के बराबर, कि जब ये पैरेलल होंगी तो इसका जो वो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है भाई? थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कुछ मार्जिनल कॉस्ट के बारे में लग रहा है, शायद एमसी लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए खुल जा सिमसिम, खुल जा भाई, बेइज्जती करा देते हो। अच्छा सॉरी, गलत बोल रहा था, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन एमसी इफ द कॉस्ट फंक्शन इज दिया। देखिए कॉस्ट फंक्शन दिया है, कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालना है। तो भाई फिर से बहुत आसान बात है, अभी मैंने बताया मार्जिनल का मतलब होता है डिफरेंशिएट कर दो। तो किसको डिफरेंशिएट करना है? डिफरेंशिएट करना है कॉस्ट फंक्शन को। अब भाई कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करने पे आंसर आएगा, सो एमसी को हमने डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद इसके फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया है भाई? फोर्थ पार्ट देखते हैं। सो फोर्थ पार्ट में दिया है इफ द रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन फाइंड द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। भाई बहुत चिड्डू क्वेश्चन है, रेवेन्यू फंक्शन दिया, रेवेन्यू फंक्शन का मतलब रेवेन्यू फंक्शन, और एवरेज रेवेन्यू फंक्शन का मतलब एवरेज रेवेन्यू फंक्शन का मतलब है रेवेन्यू फंक्शन को अगर हम x से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। तो भाई जो ये फंक्शन दिया है Rx, इसको x से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 अपॉन x। बहुत ही चिंटू क्वेश्चन था, सिर्फ x से डिवाइड करना था, एक नंबर मिल गया, ठीक है। कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, सिग्मा x दिया है 3 के बराबर, सिग्मा y, सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 4, bxy स्लोप ऑफ x ऑन y इज 1/3। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट r। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट r निकालना है हमको यहां से, ठीक है। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं भाई r। तो कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए भाई, खुल जा सिमसिम, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं। चलिए ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? तो देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट r की वैल्यू निकालनी है। तो अपने को देखिए क्या क्या पता है, यहाँ पे bxy दिया है, सिग्मा x दिया है, सिग्मा y दिया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो r की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं भाई? r को एक तरफ ले जाओ, बाकी पूरी दुनिया एक तरफ ले जाओ। तो r को एक तरफ ले गए, बाकी सबको एक तरफ ले गए। bxy की वैल्यू 1/3 थी, रख दी। सिग्मा y की वैल्यू 4 रख दी, सिग्मा x की वैल्यू 3 रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 4/9। सो द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 4/9, ठीक है। सो ये यहां से हमने 5 नंबर बटोर लिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 खोलो भाई, खुल जा सिमसिम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, जब तक मेरी बेइज्जती ना कराए तब तक चलता नहीं है। A company produces a commodity with 24,000 as fixed cost. The variable cost estimated to be 25% of the total revenue received on selling the product is at rate of rupees 8 per unit. Find the break even point. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। So क्वेश्चन में ये दिया है कि a company produces a commodity with rupees 24,000 as fixed cost. तो भाई इस कंपनी ने एक कमोडिटी बनाई है जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट है 24,000, ठीक है। FC वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर यूनिट। मतलब जब उस प्रोडक्ट को हम 8 रुपए में बेच रहे हैं तो उसका 25% जो है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो देखिए 8 का आपको क्या निकालना है? 25%। तो 8 का 25% निकाल लेंगे तो अपने को वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। कह रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल्स टू द कॉस्ट फंक्शन, या फिर रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। एक ही बात है, किस तरह से भी आप उसको समझ सकते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट दी है 24,000, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हमने 25% का मतलब होता है 1/4 ऑफ हमने निकाल लिया। देखिए एक आइटम की कॉस्ट 8 रुपीज दी थी, तो अगर टोटल x आइटम्स है तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, ठीक है। सो 8x का हमने क्या किया? 1/4 25% निकाला, सो दैट इज 2x। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई कितनी? 2x।
सो कॉस्ट फंक्शन हमारा कितना बन जाएगा, कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा, क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सो दैट इज 24,000 प्लस 2x। नाउ रेवेन्यू फंक्शन की बात करें तो रेवेन्यू फंक्शन Rx कितना हो गया अपना, रेवेन्यू फंक्शन होता है प्राइस इनटू द नंबर ऑफ कमोडिटीज, प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी वाज 8 एंड टोटल कमोडिटीज आर x, सो द प्राइस इज 8x। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे Cx Rx के बराबर होता है, कॉस्ट फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन के बराबर होता है, दोनों को इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू यहां से आ गई 4000, दैट इज 4000 आइटम्स। सो 4000 आइटम पे अपना ब्रेक इवन आ जाएगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं फिर से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका देखिए और पार्ट जो है वो भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है, तो भाइयों सपोर्ट करते रहो, मेहनत लगती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन ढूंढने में, फिर उसका सॉल्यूशन बनाने में। और पार्ट देखिए क्या है, कह रहा है द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर अ प्रोडक्शन इज गिवन बाय, कॉस्ट फंक्शन दिया है अपने को, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फॉर विच MC इज इक्वल्स टू AC। अब ये MC का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, AC का मतलब क्या है, एवरेज कॉस्ट। तो कह रहा है X की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो भाई कॉस्ट फंक्शन दिया ही हुआ है, बहुत चिंटू क्वेश्चन है अगेन। तो कॉस्ट फंक्शन से एवरेज कॉस्ट निकाला जा सकता है, कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। सो कॉस्ट फंक्शन था 3/4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 27, इसको डिवाइड किया x से, सो वी गॉट एवरेज कॉस्ट एज 3/4x माइनस 7 प्लस 27/x। इसके बाद अगर हम इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालें, क्योंकि दिया है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिर से मार्जिनल मतलब डिफरेंशिएशन, कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो हमने कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। सो यहां से आ गया 3/2x माइनस 7, सो दिस इज MC। AC हम लोग आ चुका है, MC AC ये कंडीशन दी है कि दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद अपने x की वैल्यू निकाली, सो x की वैल्यू आ गई 6। तो कह रहा है वो कितने यूनिट्स होंगे जिस यूनिट पे MC AC के बराबर होगा, सो दैट इज 6, सो द फाइनल आंसर इज 6, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 पहले समझते हैं कि है क्या। सो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इफ द ऑब्जर्वेशंस x, y आर एज फॉलोज। तो यहां पे कह रहा है हमको इक्वेशन निकालनी है रिग्रेशन लाइन की y on x की, अगर जब हमारे ऑब्जर्वेशंस x y दिए हुए इस तरीके से। कह रहा ऑल्सो फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 14। तो y की वैल्यू निकालनी है जब x अपना 14 के बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले इसके लिए हमको टेबल बनानी पड़ेगी, जो डेटा दिया है वो हमने लिख लिया। जो फर्स्ट वेरिएबल है वो जाहिर सी बात है x है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है वो y है। सो x और y में हमने सारे वैल्यूज जो क्वेश्चन में दी थी वो रख दी। इसके बाद मैंने आपको ये तरीका सॉल्व करना बताया है कि इसको अगर हमको निकालना होता है तो बुक में कुछ एक स्टैंडर्ड रटने के लिए फॉर्मूला दिया है। मेरा अगर आप रिग्रेशन का वीडियो नहीं देखा अभी तक तो भाई देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है कि बिना रटे कैसे आप सारे आंसर्स निकालेंगे। सो मैंने उसी मेथड को यहाँ पे फॉलो किया है। तो सबसे पहले मैंने x y निकाल लिया एंड देन x का स्क्वायर कर दिया। तो एक कॉलम में हमने x और y को मल्टीप्लाई किया, 1 into 4 4, 2 into 8 16, 3 2 6, 4 12 48, 5 10 50, 6 14 84। इस तरीके से मैंने सबकी वैल्यूज लिख के इनको यहाँ पे नीचे ऐड कर दिया है और x स्क्वायर भी निकाल लिया। x स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कर दिया भाई, ठीक है। तो अपने पास x का सम आ गया 45, y का सम आ गया सिग्मा y आ गया 90 के बराबर, सिग्मा xy आ गया 530 के बराबर और सिग्मा x स्क्वायर आ गया 285। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल, अगर इनको काउंट किया जाए तो टोटल डेटा कितना है, 9 आइटम्स हैं, तो n की वैल्यू हो गई 9। मैंने बताया था याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है कि y इज इक्वल्स टू ax प्लस b के फॉर्म में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, देन इन दैट केस सबसे पहले अपन सिग्मा लगा देंगे दोनों तरफ, और दूसरे पे क्या करेंगे, दूसरे में x से मल्टीप्लाई करके फिर सिग्मा लगाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई सिर्फ सिग्मा लगा के, सो दिस बिकम्स सिग्मा y इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस nb, एंड सेकंड इक्वेशन बन गई सिग्मा xy इज इक्वल्स टू a सिग्मा x स्क्वायर प्लस b सिग्मा x। अब ये कैसे आया, तो इसके लिए वीडियो देखिए रिग्रेशन का, मेरे चैनल पे पड़ा है, प्लेलिस्ट पे जाइए, सेक्शन सी पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो रख दी, सिग्मा y की वैल्यू रख दी, सिग्मा x की वैल्यू रख दी, फिर सिग्मा x स्क्वायर की रख दी, सिग्मा xy की रख दी। अपने को दो इक्वेशन मिली, उन दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स थे a और b, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद अपने को a और b की वैल्यू मिल गई, a इज 4/3, b इज 10/3।
इनकी वैल्यूज जो है हमने अपनी लाइन में रख दी, तो y इज इक्वल टू 4/3x प्लस 10/3, दिस इज द फाइनल आंसर। ये अपनी बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन y ऑन x। लेकिन इसमें कह रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 14। तो इसमें अपने कितने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे x की वैल्यू 14 सब्सटीट्यूट की और y की वैल्यू मिल गई एज 22। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझाया क्योंकि ये समझाने वाली चीजें जो है ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको, ठीक है। तो वहां पे वीडियो देख लीजिए। चलिए इसके बाद एलपीपी का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे, एलपीपी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 22nd क्वेश्चन है, कह रहा कारपेंटर हैज 90, 80 एंड 50 रनिंग फीट रिस्पेक्टिवली ऑफ टीक वुड, प्लाईवुड एंड रोजवुड विच इज यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो कह रहा है कारपेंटर है जिसके पास 90, 80 और 50 फिट की टीक वुड है, प्लाईवुड है और रोजवुड है, ठीक है। कह रहा है इससे ये दो तरीके के प्रोडक्ट बनाता है ए एंड बी। कह रहा है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए requires 2, 1 and 1 running feet. Each unit of product B requires 1, 2 and 1 running feet of teak wood, plywood, rosewood respectively. तो यहाँ कंडीशन दी है कि ए प्रोडक्ट बनाने में 2 फिट, 1 फिट और 1 फिट का रोजवुड, प्लाईवुड और टीक वुड लगता है। सिमिलरली बी की भी डायमेंशंस दी हैं। कह रहा है अगर ए को सेल किया जा रहा है 48 रुपीज पर यूनिट में एंड बी को सेल किया जा रहा है एट 40 रुपीज पर यूनिट, तो दोनों कितने कितने बनाए जाएं सो दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो यहां पे किसको मैक्सिमाइज करना है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम ग्रॉस इनकम। तो इनकम को यहां पे मैक्सिमम करना है। तो इनकम किस पे डिपेंड करती है, इनकम डिपेंड करती है अगेन प्राइस पे, कि कितने कितने पे बेचा जा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं यहां पे कि भाई x नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए बिक रहे हैं और y नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी बिक रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख लिया लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए इज x एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी इज y। तो हमको जो डेटा दिया था इस डेटा को मैंने टेबल के फॉर्म में लिख लिया ताकि समझने में इजी हो जाए। तो क्या लिखा मैंने यहां पे लिखा ए बी प्रोडक्ट लिख लिए और जो अपने पास लकड़ियां हैं तीनों, लड़कियां नहीं लकड़ियां, वो तीनों लिख ली, टीक, प्लाई एंड रोज। टीक वुड जो है ए को बनाने में 2 फीट यूज होती है, प्लाईवुड 1 यूज होती है, रोजवुड 1 यूज होती है। सिमिलरली बी को बनाने में 1, 2, 1 उसको लिख लिया। कॉस्ट लिख ली दोनों की, ए पे हमको 48 रुपीज इनकम होती है, बी पे 40 रुपीज इनकम होती है और टोटल अपने पास कितनी कितनी कैपेसिटी है टीक, प्लाई और रोजवुड की, तो ये हमने लिख लिया। नाउ अब हमको अपने कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। तो पहला कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगा, पहला कंस्ट्रेंट टीक के लिए बना लेते हैं। तो 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90। भाई मैक्सिमम अपने पास 90 फिट ही है तो 90 फिट से ज्यादा बना नहीं सकते। तो पहली इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। दूसरी बन गई x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80। तीसरी बन गई x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। ये बन गए अपने 3 कंस्ट्रेंट। चौथा कंस्ट्रेंट अपने को पता ही है, कॉमन होता है, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपना चौथा कंस्ट्रेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जिसको मैक्सिमाइज करना है, किसको, इनकम को। तो अगर ax बिक रहे हैं तो टोटल इनकम जो a से मिलेगी वो हो जाएगी 48x। अगर बी वाले आइटम y बिक रहे हैं तो टोटल इनकम जो होगी यहाँ पे ये हो जाएगी 40y। सो z हो गया 48x प्लस 40y, ठीक है। सो 2x प्लस y के लिए हमने यहाँ पे एक डब्बा बनाया, इसमें हमने x 0 किया, y 0 किया और उसके करस्पॉन्ड। सो इसके बाद हमने फर्स्ट बॉक्स बनाया है, इसके बाद सेकंड बॉक्स बना लेते हैं सेकंड लाइन के लिए। तो ये हो गया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80। तो यहाँ पे फिर से बॉक्स बनाया, 3 कॉलम्स बनाए। एक में लिखा है xy, x0 एक बार y0, फिर उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाली, फिर एक बार x0 y0 इसके करस्पॉन्डिंग तीसरे लाइन के लिए इक्वेशन बनाई। फिर हमने क्या किया, इन तीनों लाइंस को प्लॉट किया अपने ग्राफ पे। तो यू विल गेट द ग्राफ पेपर। इस ग्राफ पेपर को यूज करके आपको तीनों लाइंस को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद जब रीजन देखा कि रीजन कैसा आ रहा है, बाउंडेड कि अनबाउंडेड, तो क्योंकि तीनों में लेस देन इक्वल टू का साइन था, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशंस बनी, कंस्ट्रेंट्स बने, तीनों में लेस देन इक्वल टू का साइन है। देयरफॉर हमने क्या किया, जो अपना रीजन आया हमारा वो बाउंडेड रीजन आ गया। बाउंडेड रीजन के केस में जो मैक्सिमा मिलता है वो मिलता है कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो यहां से कॉर्नर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, दिस इज ए बी सी एंड डी। बी सी जो पॉइंट था ये निकालने के लिए हमने इन दोनों जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इनको साइमल्टेनियसली यहाँ पे सॉल्व किया इक्वेशंस को। सो यहाँ पे सॉल्व करके लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स और वाई की हमने वैल्यूज निकाली पॉइंट बी और सी के लिए। फिर हमको मैक्सिमा निकालना था तो हमने ये जो पॉइंट्स आए इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया अपना, जिसको मैक्सिमाइज करना था। इनकी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट की और सब्सटीट्यूट करने पे हमको जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो मिली 2320। दिस वाज द मैक्सिमम वैल्यू। सो इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम इनकम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए जो होगी वो होगी 40 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स इन बी जो होगा वो होगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज हमको पता चल गई।
सेम इज द केस जो सेकंड इसका दिया हुआ है और वाला ऑप्शन, उसमें भी ये दिया सेम ऐसे ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसके कंस्ट्रेंट्स बना दिए हैं, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे देखिए कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे बना के आपके लिए तैयार कर दिए हैं। इसका जो सॉल्यूशन है आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, इसी वीडियो के नीचे डिटेल्स में जब आप जाएंगे तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एज इट इज। तो इसके सिर्फ मैंने कंस्ट्रेंट्स बना दिए हैं और बाकी आपको खुद ड्रॉ करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स जो आए हैं उसमें भी लेस देन इक्वल टू का ही साइन है, यानी यहाँ पे भी बाउंडेड का ग्राफ बनेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो यहाँ से आ रहा है सेकंड पार्ट से वो आ रहा है 20x + 40y। तो इसका एलपीपी का एक क्वेश्चन आना निश्चित तय है, बिल्कुल 100% आएगा ही आएगा। और ये बाउंडेड ग्राफ का आएगा, तो इसलिए बाउंडेड ग्राफ को इस तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया। अब उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो आपको बनाना आना चाहिए, वो आप बना लोगे अपने आप, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी अगेन इज फॉर साइंस स्टूडेंट, तो जो साइंस वाले सेक्शन बी करना चाहते हैं उनके लिए सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 15 सबसे पहले देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो सेक्शन बी में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा सेक्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से 58 वाले क्वेश्चन है, मतलब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है द वेक्टर्स ai + 3j - 2k एंड 3i - 4j + bk आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन a, b विल बी व्हाट। तो दोनों वेक्टर्स जो हैं कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं दोनों वेक्टर्स, यानी यहाँ से बेसिकली क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने दोनों का जो रेशियो है वो निकाला, ठीक। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द सेकंड वेक्टर यहाँ से निकाला, ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। सो इस कंडीशन के हिसाब से a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9 - 9/4 और b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 8/3, विच वॉज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में क्या है भाई, बी पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जब दोनों कोलिनियर है तो इनका रेशियो इक्वल होगा हर केस में, ठीक है। एक्स का रेशियो, वाई का रेशियो, जेड का रेशियो, वही निकाला था फर्स्ट पार्ट में। बी में देखिए क्या है, कह रहा है द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन दिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। तो ये जो प्लेन दिया है इसके इंटरसेप्ट बताने हैं ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax + by + cz = 0। ये रहा x/a + y/b + z/c = 1। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें a b c जो होते हैं वो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट होते हैं। यही हमको निकालना था। तो इस इक्वेशन को, क्योंकि देखिए इसके राइट साइड पे 1 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दिया ताकि राइट साइड पे हमको 1 मिल जाए। तो जब हमको राइट साइड पे 1 मिला तो हमको a b c की वैल्यूज भी मिल गई। सो a आ गया 4, b आ गया -6 और c आ गया 3 के बराबर। तो यहाँ से हमको तीनों वैल्यूज मिल गई, ठीक है। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। अब थर्ड पार्ट देखते हैं भाई क्या है। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है क्या, थर्ड पार्ट है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। ए और बी दो वेक्टर्स दिए, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, सबसे इजी है। सो डॉट प्रोडक्ट a डॉट b निकाल लें और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हमने cos थीटा जो होता है दैट दिस गिव्स द एंगल, तो थीटा यहाँ से एंगल आ जाता है। तो यहाँ से a डॉट b निकाल लिया। सो a डॉट b होता है मॉड्यूलस a, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ए वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया बी के साथ, तो आ गया 12 - 18 + 18 और नीचे मैग्नीट्यूड ए है 7 और मैग्नीट्यूड बी है 11। मल्टीप्लाई किया, थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 12/77। सो दिस इज द एंगल, एंगल आ गया दोनों वेक्टर्स के बीच का, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल है। अब इसके पैरेलल का क्या मतलब है, बेसिकली इसी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो तो वही वेक्टर आ जाएगा। तो इसको यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पूरे को हमने डिवाइड कर दिया विद इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ a² + b² + c² करके। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, इन सबको ऐड किया अंडर रूट में तो आया 49। 49 का अंडर रूट इज 7। सो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a आ गया 7। तो ये अपना वेक्टर आ गया विच इज अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, ठीक है। बहुत ही आसान था, सबको आता ही होगा ये। फिफ्थ पार्ट देखिए, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 1, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग द रेशियोज 3, 1 एंड 5। तो ये परपेंडिकुलर है एक लाइन के जिसके रेशियो दिए हुए हैं, ठीक। सो अब इसको कैसे करेंगे देखिए। सो इसको करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज लिख लिए 3, 1, 5। इस
जो प्लेन की इक्वेशन होती है, प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 वेयर डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज रख दी 3, 1 और 5 की, और इसको 0 के बराबर रख दिया। नाउ सिंस इट पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 1, 3, तो x की जगह अगर ये पॉइंट्स रखें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसकी हेल्प से हमने d की वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू आ गई -10। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया अपने पास 3x प्लस वाई प्लस 5z -10 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई, बहुत ही आसान था, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है भाई? सो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, एक वेक्टर दिया है a, कह रहा है इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स सो मॉड्यूलस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 13। मॉड्यूलस a प्लस b 13 दिया है, वेक्टर a 5 के बराबर दिया है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर b। ठीक है, दो वेक्टर्स दिए हैं परपेंडिकुलर, इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं कैसे किया गया है यहाँ पे। सो देखिए, ये अपने को कंडीशन दी हुई है, वेक्टर b निकालना है, तो हमने क्या किया, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड था ना, इसका स्क्वायर कर दिया। a प्लस बी का अगर स्क्वायर कर दें वेक्टर का, तो ये आ जाएगा वेक्टर a प्लस बी इंटू वेक्टर a प्लस बी, ये तो मतलब होता है स्क्वायर का। फिर a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर लें, नॉर्मल मल्टीप्लाई करें, a इंटू बी, b इंटू a, b इंटू बी। ठीक है, ऐसे किया आपने, तो ये आ गया। अच्छा, हमको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर a इंटू वेक्टर a जब हम लोग करते हैं, सो दैट गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, सो ये इसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड a स्क्वायर। सिमिलरली b इंटू बी करेंगे तो मैग्नीट्यूड b स्क्वायर, और यहां से ab प्लस बी ए, तो ए बी करो चाहे बी ए करो, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है वेक्टर्स के केस में, तो इनका जो सम आएगा वो 2ab के फॉर्म में लिख लिया। जो अपने को वैल्यूज दी हुई थी, ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर ली। सो सब्सटीट्यूट करने के बाद अब देखिए ए बी, क्योंकि क्या दिया है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो परपेंडिकुलर का जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो सिंस डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो गया, तो ये 2ab 0 हो गया, तो यहां से हमने वेक्टर बी की वैल्यू निकाल ली विच इज 12, तो ये आ गया 12 के बराबर। इसका जो और पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो और पार्ट में क्या दिया भाई, और पार्ट में प्रोजेक्शन a ओवर b दिया है, कह रहा है लैम्डा की वैल्यू निकाली, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सॉल्यूशन से तो यही लग रहा है, कह रहा है फाइंड लैम्डा अगर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज 4 यूनिट्स, तो वही दिया है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b दिया है एज 4 यूनिट्स, कह रहा है लैम्डा की वैल्यू निकालिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, बस उस फॉर्मूला का यूज किया और आंसर निकाल लिया। तो क्या फॉर्मूला है देखिए, कितने गया, वेक्टर a इंटू बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। खुल जा भाई सिम, नाराज हो जाता है कभी कभी ये। खुल जा भाई, परेशान मत कर भाई। नहीं खुल रहा, खुल जा प्लीज। यस यू कैन डू इट। बहुत बढ़िया, खुल गया। सो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज वेक्टर a इंटू वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो मैंने जैसा बताया, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, तो दोनों को हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, x को x के साथ मल्टीप्लाई, y को y के साथ, z को z के साथ, मैग्नीट्यूड b 7 था, सो ये 4 के बराबर था, तो इसकी हेल्प से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, और लैम्डा की वैल्यू आ गई एज 5। सो लैम्डा यहाँ से 5 के बराबर आ गया। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, ये तो एंड ऑफ सेक्शन सी आ गया। फिर हाँ, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई थी, धीरे धीरे नीचे बढ़ते हैं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। एक बहुत बार याद सा गाना था, पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कुछ निकालनी है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, अब अपने को देखना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स द प्लेन दिस। तो कह रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है वहां से जहां से इन दोनों पॉइंट्स को से पास होने वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस प्लेन को। ठीक है, तो ये हमको पॉइंट निकालना है, तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं भाई जल्दी से। सो यहां पे ठीक, तो यहां पे निकालते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमको पता ही है कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया
x माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। इस तरीके से हम लोग ने इक्वेशन निकाल ली यहाँ पे वैल्यूज रख के, ठीक है। ये है ए बी सी की वैल्यू, ये है a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ पे वैल्यूज रख के हमने इक्वेशन निकाल ली। ये फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्टली, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई ये आ गई। सो दिस इज द लाइन। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो हमने मान लिया, अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमने मान लिया लेट की कोई भी एक पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो अगर ये लाई कर रहा है तो इसको लैम्डा के बराबर मान लिया। तो यहाँ से हमने x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। सो x आ गया माइनस लैम्डा प्लस 3, सिमिलरली y आ गया लैम्डा माइनस 4, z आ गया 6 लैम्डा माइनस 5। सो क्योंकि ये इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं एक्स वाई जेड की जगह अगर हम ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज रखें तो ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज रख दी इस प्लेन की इक्वेशन में, ठीक है। तो जब इस प्लेन की इक्वेशन में हमने यहाँ पे ये वैल्यूज रखी तो हमको लैम्डा की वैल्यू मिल गई एज 2। अब हमको लैम्डा की वैल्यू 2 मिल गई तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। तो लैम्डा की जगह जब वैल्यू रखेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा -1 और यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा 12 - 5 आ जाएगा 7। तो 1 -2 एंड 7 ये पॉइंट आ गए जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन इस प्लेन को, ठीक है। सो ये आ गया। अब अपने को डिस्टेंस निकालना है, तो भाई डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पॉइंट्स पता चल गए। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा के हमको डिस्टेंस मिल गया एज इक्वल टू 7, ठीक है। सो 7 के बराबर अपने को डिस्टेंस मिल गया। लो इसका जो दूसरा सेकंड पार्ट था वो शायद मैंने नहीं किया है यहाँ पे क्योंकि मैं थक गया था करते करते। अब मैंने नहीं, दोनों पार्ट ही तो बता दिया आपको। हाँ दोनों पार्ट बता दिए भाई, देखो थके नहीं। हाँ इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से देख लीजिए। कह रहा है स्क्रेच द ग्राफ यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो एरिया अंडर कर्व्स वाला क्वेश्चन है। एरिया अंडर कर्व्स वाला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बस जो ये हमको इक्वेशंस दी हुई हैं इन इक्वेशंस को प्लॉट करना है सबसे पहले। तो इन इक्वेशंस को हमने सबसे पहले यहाँ पे प्लॉट कर लिया। इतना नीचे नहीं जाना बेटा। इन इक्वेशंस को प्लॉट करने के बाद हमने अपने ग्राफ बना दिया और ग्राफ बनाने के बाद हमको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। यार ये बहुत परेशान कर रहा है, ठीक। हाँ तो ये हमको जो दी हुई थी इन सारी लाइंस को हमने प्लॉट कर लिया। देखिए मॉड x दिया हुआ था, क्या दिया था, मॉड x - 4 ऐसा कुछ दिया था शायद। तो पहला जो फंक्शन था अपना वो था ये मॉड x + 4। तो मॉड x + 4 को रिप्रेजेंट करना है हमको नंबर लाइन पे। सो मॉड x + 4 को कैसे बनाएंगे, मॉड x + 4 का मतलब है देखिए +4 जब दिया है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, -4 दिया होता है तो राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो देखिए ये है ओरिजिन अपना 0, इससे हमने लेफ्ट साइड 4 शिफ्ट किया तो यहाँ से 2 इस तरीके से मॉड्यूलस का ग्राफ बना दिया। ये आ गया ग्राफ किसका, x + 4 का। उसके बाद एक लाइन दी हुई थी हमको एज, दूसरी लाइन क्या दी हुई थी भाई, दूसरी लाइन दी हुई थी स्केच द ग्राफ ऑफ y = mod x + 4 एंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y = mod x + 4 एंड x = -6 और x = 0। सो x = -6 को भी प्लॉट कर दिया और x = 0 को भी प्लॉट कर दिया। तो x = 0 ये वाली लाइन है, x = -6 आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन दिखाई दे रही है ये वाली लाइन है, ठीक है। तो हमको इसके बीच का एरिया निकालना था। तो बीच में देखिए आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाई देंगे, जो मैंने शेडेड पोर्शन, जो मैंने लाइन से शेडेड किया हुआ है इसको, इसी को हमको निकालना है। सो इसके लिए हमने क्या किया, देखिए इसको हमने ब्रेक कर लिया, इंटीग्रेशन किया कहां से कहां तक, -6 से -4, फिर -4 से लेके 0 तक, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो x के रिस्पेक्ट में अगर यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे y की, तो वैल्यू आ जाएगी देखिए -6 से -4। तो -6 से -4 तक ये कैसा रहेगा, मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव रहेगा। तो इसलिए यहां पे हमने लिख लिया -x -4 और -4 से 0 तक ये फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसलिए ये हो गया x + 4। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, अपना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जब आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद मैं बच्चों ITF का एक वीडियो बनाऊंगा, और सॉरी ITF नहीं, रिलेशन फंक्शन का वीडियो बनाऊंगा एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म का वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपके शेयर से ही हिम्मत मिलेगी आगे के वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।